नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर ईएफएम, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज केकड़ी से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का जो मेरा चैप्टर है वो है लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति के नियम को हम पढ़ेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स बीकॉम पार्ट 1 के लिए आज हमने स्टडी करना है पूर्ति के नियम। जिस तरह हमने मांग के नियम पढ़े उसी तरीके से पूर्ति के नियम भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मांग और पूर्ति के साम्य के बिना मूल्यों का निर्धारण नहीं हो सकता है, और अगर सप्लाई बिगड़ जाए, कभी कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो उसके कारण भी मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा मूल्यों में उतार चढ़ाव हो सकता है। तो पूर्ति जो है एक बाज़ार का सबसे अहम घटक है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूर्ति के नियम में पूर्ति और कीमत का धनात्मक संबंध होता है। इसका मतलब यदि वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसके साथ साथ वस्तु को बेचने के लिए उपलब्ध मात्रा में भी वृद्धि होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हर विक्रेता कम चीज़ें बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने का लक्ष्य रखता है, और मूल्य बढ़ने पर उसे ज़्यादा लाभ मिलता है। अतः बढ़ते मूल्य के साथ ही साथ उसकी मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। तो इन दोनों में जनरली धनात्मक संबंध देखा गया है कि मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे मूल्य भी बढ़ते जाते हैं, और लोग जो है ज़्यादा मार्केट से चीज़ें परचेज करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी का रेशो भी बढ़ने लग जाता है। तो पूर्ति का संबंध क्या होता है? सीधा सा धनात्मक संबंध होता है। पूर्ति और कीमत में धनात्मक संबंध ही माना जाता है कि अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घटक भी अपने आप बढ़ने लग जाता है, और इनकी धनात्मक संबंध के कारण भी जो है प्रॉफिटेबिलिटी भी अधिक होती है। और सभी विक्रेता ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से मूल्य बढ़े, और उसको जो है उपलब्ध मात्रा भी इसलिए बढ़ाता जाता है, और कम चीज़ें बेच करके अधिक से अधिक प्रॉफिट बढ़ाने की उसकी टेंडेंसी रहती है। तो इसलिए हर विक्रेता ये चाहता है कि किसी भी तरीके से मूल्यों को अधिक रख सके और हर प्रति इकाई अपने लाभों को वृद्धि कर सके। तो बढ़ते मूल्य का सीधा सा संबंध जो है मात्रा से भी होता है। तो पूर्ति के नियम में पूर्ति और कीमत की धनात्मक संबंध की बात की जाती है। अब पूर्ति का नियम में पूर्ति और कीमत का धनात्मक संबंध होता है। इसका मतलब यदि वस्तु का मूल्य बढ़ गया तो उसके साथ ही साथ वस्तु को बेचने के लिए उपलब्ध मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर विक्रेता कम चीज़ें बेच करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाता है, और मूल्य बढ़ने पर उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी होता है। तो बढ़ते मूल्य के साथ जो है उसको प्रॉफिट अधिक दिखाई देता है, लाभदायकता उसकी बढ़ने लगती है। इसी के साथ जो मुख्य पूर्ति वक्र में परिवर्तन कैसे होता है उसको भी हम देखेंगे। और पूर्ति वक्र में 4 तरीके से परिवर्तन होता है। या तो पूर्ति का संकुचन मतलब हो जाए और उसके कारण कोई चेंजेस आ जाए। इसी तरीके से पूर्ति का विस्तार हो जाए, पूर्ति में वृद्धि हो जाए, या यूँ कहें कि पूर्ति में कमी हो जाए। ये चारों तरीक़ों से जो है पूर्ति वक्र में परिवर्तन हो जाते हैं। अब सबसे पहले हम पूर्ति वक्र में परिवर्तन मुख्यतः कौन से तरीक़ों से होता है, तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसका कि वह है पूर्ति का संकुचन। इन 4 परिवर्तनों से पहले 2 परिवर्तन वस्तु के स्वयं के मूल्य में परिवर्तन की वजह से आते हैं, और बाकी 2 परिवर्तन अन्य घटकों की वजह से आते हैं। मतलब वस्तु के स्वयं के मूल्य में या कोई भी तरीके का चेंजेस होता है तो वो किसके कारण हो जाता है? शुरू के 2 मूल्यों में चेंजेस 2 परिवर्तनों के कारण होता है। अब सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है मुद्रा का पूर्ति का संकुचन। यह उस स्थिति में होता है जब अन्य सभी घटक अपरिवर्तित होते हैं, लेकिन मुख्यतः वस्तु की कीमत कम हो जाए, और इससे उस वस्तु की कीमत पर बेचने के लिए उपलब्ध मात्रा में कमी आ जाती है, और इसे हम क्या कहते हैं? संकुचन की स्थिति कहते हैं। संकुचन की स्थिति में क्या होते हैं? सारे घटक समान रहते हैं, मतलब कोई और घटक चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो गवर्नमेंट की पॉलिसी कोई चेंज नहीं होगी, या अन्य व्यवसायों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी तरह की उठापटक मार्केट में नहीं होगी, या कर्फ्यू नहीं होगा, या कुछ भी ऐसी स्थितियाँ नहीं होंगी। मतलब नॉर्मल स्थिति चलती रहेगी, सारे घटक अपरिवर्तनशील रहेंगे। तो उस वस्तु की कीमत अगर कम हो जाती है, और उसकी कीमत कम होने के कारण अगर उसकी मात्रा में भी कम हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? पूर्ति का संकुचन कहते हैं। तो पहला तरीका ये होता है पूर्ति वक्र में परिवर्तन लाने के लिए, है ना।
इसी के साथ ही साथ जो है इसमें वक्र अपनी जगह पर ही लेता रहता है, किंतु वर्तमान पूर्ति उसी वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चली जाती है। तो यानी कि वक्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वक्र तो अपनी जगह पे एज इट इज़ ही रहता है, पर सिर्फ उसकी पूर्ति का जो वक्र है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चला जाता है। अब आता है दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कि मांग का विस्तार, कि पूर्ति का विस्तार। कि पूर्ति के विस्तार के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें भी मांग वक्र में जो है मूल्यों में संकुचन की बिल्कुल विपरीत स्थिति होती है कि मात्रा बढ़ने लग जाती है और मूल्य भी बढ़ने लग जाते हैं, और उसके कारण जो है पूर्ति जब ज़्यादा होने लगती है तो नेचुरली क्या होता है, मार्केट में मात्रा ज़्यादा आने लगती है और मूल्यों में भी तेज़ी से विस्तार होने लगता है। तो यह जो है मुद्रा पूर्ति की विस्तार की स्थिति कहलाती है। इसके कारण भी पूर्ति वक्र में परिवर्तन आने लगता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है पूर्ति में वृद्धि, या पूर्ति में एक चौथा पॉइंट है पूर्ति में कमी। कि किसी भी तरीके से ये पूर्ति अगर बढ़ने लग जाती है और दूसरी दशाएं भी, इनके दूसरे घटक भी अगर बीच में आते हैं और उन घटकों का प्रभाव पड़ने पर लगता है, जैसे मान लीजिए स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुएं हैं, उनकी भी पूर्ति में परिवर्तन आ जाता है, तो अन्य घटकों से भी ये पूर्ति प्रभावित होने लगती है, पूर्ति की मात्रा प्रभावित होने लगती है, पूर्ति ज़्यादा हो जाती है या पूर्ति कम हो जाती है। तो इनका जो है असर मार्केट पर भी देखा जा सकता है, कीमतों पर भी देखा जा सकता है। तो पूर्ति वक्र जो है इससे भी प्रभावित होते हुए जनरली देखा जाता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए पूर्ति में कोई कमी आती है तो वो कमी की स्थिति भी जो है इसमें हम देख सकते हैं कि मांग वक्र में अन्य घटकों का प्रभाव भी इस पर पड़ता है। और आपको पता ही है कि कई तरह के घटक जो है बाज़ार में कार्य करते हैं, और उन सारे घटकों के से जिस तरह मांग प्रभावित होती है उसी तरीके से पूर्ति भी प्रभावित होती है। और पूर्ति होना और कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचना और उस सही कीमत पर सही कीमत मिल पाना, ये सारी चीज़ें जो है कई घटकों पर निर्भर करती है। और यदि फेवरेबल घटक नहीं है या उन घटकों का प्रभाव उस पर पड़ रहा है और उससे पूर्ति बाधित हो जाती है, तो भी जो है मूल्यों पर उसका सीधा सा असर होता है, कीमतें जो है उसके कारण कम या ज़्यादा होने लग जाती है। तो यहाँ यह बात भी इम्पॉर्टेंट है कि पूर्ति वक्र पे इन चारों चीज़ों का चारों पॉइंट्स का जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। कि पूर्ति का संकुचन कहें या चारों घटकों को वापस से हम एक बार थोड़ा स्टडी करते हैं कि अगर पूर्ति का संकुचन कहें या पूर्ति का विस्तार कहें या पूर्ति की वृद्धि कहें या इसके अंतर्गत पूर्ति में कमी कहें, तो ये चारों मुख्यतः जो है मांग पूर्ति वक्र में प्रभावित करते हैं। जिस तरह हमने देखा मांग वक्र में भी इन सभी का प्रभाव पड़ रहा था कि मांग का अगर संकुचन हो रहा था तो प्रभाव पड़ रहा था, मांग का विस्तार हो रहा था तो प्रभाव पड़ रहा था, मांग में वृद्धि और कमी का प्रभाव भी उसमें देखा जा सकता था। इसी तरीके से पूर्ति के भी जो है ये इम्पॉर्टेंट घटक है, और पूर्ति के अंतर्गत भी ये चारों घटक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पूर्ति की संकुचन और विस्तार तो मांग वस्तु की मात्रा पर निर्भर करता है, पर बाकी पूर्ति में कमी या वृद्धि जो है वो जो है वो अन्य घटकों के द्वारा भी जो है प्रभावित होती है। तो यहाँ यह बात बहुत ज़्यादा ध्यान देने की है कि पूर्ति वक्र में परिवर्तन किस कारण से हो रहा है और उसका व्यवसाय पे क्या असर होगा, लोगों पे क्या असर होगा, उपभोक्ता क्या उतनी कीमत देने के लिए तैयार है या नहीं है, तो उसके ऊपर भी जो है इनका असर देखा जा सकता है। और पूर्ति वक्र भी जो है एक अर्थशास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कि इसका जो है कोशिश प्रयास ये किया जाता है कि पूर्ति बराबर हो, और जहाँ पे मांग और पूर्ति का साम्य होता है वहीं पे जनरली क्या होता है कि मूल्य निर्धारण किए जाते हैं और अर्थव्यवस्था भी साम्य की स्थिति में आती है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा पूर्ति है तो भी क्या होगा कि मार्केट में जो है उसके अंदर बहुत मूल्यों में उतार चढ़ाव होने लग जाएगा, और ज़रूरत से कम अगर पूर्ति है तो भी मूल्य एकदम तेज़ी से बढ़ने लग जाएंगे और उसको सामान को लेने के लिए होड़ मच जाएगी। तो यहाँ यह चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है कि सप्लाई का भी अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है अर्थव्यवस्था में, और अर्थव्यवस्था को अगर हम बनाए रखना चाहते हैं तो यहाँ पे मांग और पूर्ति दोनों में संतुलन करने की आवश्यकता अर्थशास्त्रियों के द्वारा बताई गई है कि किसी भी तरीके से मांग और पूर्ति पर नियंत्रण किया जाना चाहिए।
और इसीलिए जो ऐसा है होता है कि विक्रेता भी कोशिश करता है कि कम से कम सामान बेच करके अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा सके। तो यहाँ पूर्ति के इन पक्षों को जो है बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी जो है एक व्यवसायी जो है पूर्णतया ढंग से कार्य कर सकता है। धन्यवाद, थैंक यू।